मित्रों, एक बहुत संक्षिप्त बात करनी थी। आयु जो हो गई है उसमें बहुत लंबा लंबा लिखना कई बार आलस लगता है, इसलिए मैंने सोचा बात ही कर लूँ। पहली बात तो ये है कि अभी के जो भी राजनीतिक दल हैं, आधुनिक राज्य की संरचना में राजनीतिक दलों का लक्ष्य ही सत्ता पाना है। सत्ता पाना स्वयं में एक बड़ा पुरुषार्थ भी है, उसकी ऐसी निंदा नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कब से किन बदमाशों के द्वारा ये प्रचार हो गया कि सत्ता पाना यानी राज्य के शीर्ष पद पर जाकर स्वधर्म का निर्वाह करना, राजधर्म का पालन करना, कर्तव्य का पालन करना, ये कोई घटिया चीज़ है, जिसमें ये निहित है कि अगर जो सत्ता पाने का प्रयास कर रहा है वो बार बार घोषित करे कि मैं सत्ता के लिए नहीं केवल देश सेवा के लिए जा रहा हूँ, तो केवल इस घोषणा से वो श्रेष्ठ हो जाएगा। और अगर वो यह सत्य बोल दे कि हम स्वधर्म पालन के लिए, जैसे लोग खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, वाणिज्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं, विद्वान होते हैं, तो विद्वान क्यों होते हैं? मैं पढ़ता हूँ तो क्यों पढ़ता हूँ? विद्वान होने के लिए, ज्ञानी होने के लिए, जानकार होने के लिए। क्या वो मैं रोज घोषणा करता हूँ कि मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि मैं देश का काम करूँ? देश का काम निश्चय ही होता है, पर ये रोज घोषणा करनी पड़े तो कितनी हास्यास्पद बात हो जाएगी। और किसान रोज कहे कि मैं देश के लिए खेती करता हूँ, परिवार के लिए नहीं, और आसपास के लोगों के लिए नहीं, कर्तव्य पालन के लिए नहीं, अपने कुल परंपरा के निर्वाह के लिए नहीं, मैं तो बस देश के लिए खेती करता हूँ। और व्यापारी कहे कि मैं देश के लिए व्यापार करूँ, तो इससे पाखंडियों और मक्कारों का एक बहुत बड़ा समूह बन जाता है। लेकिन ऐसा कुछ सम्मोहन चला, विशेषकर 15 अगस्त 1947 के बाद, कि ये कहना सार्वजनिक जीवन में संचार माध्यमों के स्तर पर अनिवार्य हो गया कि साहब हम तो सत्ता के लिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए। और दूसरी ओर ये भी है कि राजनीति मत करो। और विचित्र बात है, किसी भी बात में कहेंगे इसे राजनीति मत करिए। तो जो अगर राजनीति करना इतनी गंदी चीज़ है तो राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए और किसी को राजनीतिक कार्य करना ही नहीं चाहिए। उसकी भी कोई विधि निकाल लो कि अमुक अमुक परीक्षा देने पर ये कार्यपालिका का प्रमुख होगा, क्योंकि कार्यपालिका के बाकी सब पद जो हैं, विभागीय पद और जो कार्यपालिका की प्रमुख सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, वो तो परीक्षा से होती हैं। तो अगर राजनीति इतनी गंदी चीज़ है तो आप लोग दबाव बनाइए कि ये घोषित करो कि राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगे, राजनीति करना बंद हो क्योंकि ये गंदी चीज़ है, और परीक्षा से लोग नेता बना करें। कुल मिला के ये तो खैर विनोद हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि भारत में इस समय जो वैचारिक अराजकता और बौद्धिक अराजकता है, इस पर चिंतन करना चाहिए। ये बहुत ही दीनहीन दशा हो गई है और सर्वसाधारण से ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो इस पर मनन करेगा, बल्कि जो लोग न केवल जानकार हैं, समर्थ हैं, अपितु इस बात में भी समर्थ हैं कि वो कोई समाज में किसी भी कारण से, किसी जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के कारण, समृद्धि के कारण, पद के कारण प्रभाव रखते हैं और साथ ही उनमें देश के प्रति भावना है, तो उनको सबको इस बात पर विचार करना चाहिए कि वैचारिक अराजकता समाप्त हो। कम से कम ऊपर संचार माध्यमों के जो प्रमुख लोग हैं, उन पे दबाव बनाना चाहिए कि वो कोई सार्थक शब्दों का प्रयोग करें, सार्थक बातें करें। प्रायः इस तरह की निरर्थक बातें करते हैं। और अगर नेता लोग ये कहें कि वो राजनीति कर रहा है तो उस पर भी उनको घेरा जाए संचार माध्यमों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, कि भाई ये आप क्या बात कर रहे हैं? अगर राजनीति करना गंदी चीज़ है तो आप भी हट जाइए पार्टी से। कांग्रेस वाले भाजपा के लिए कहें कि राजनीति करना चाहिए, कर रहे हैं, तो आप कहिए कि फिर कांग्रेस को भंग करो। और भाजपा वाले कांग्रेस को कहें तो उनसे भी कहिए कि भंग करो अपनी पार्टी। तो ये निरर्थक बात समाज के सामने क्यों फैलाई जा रही है? इस पर चिंतन मनन होना चाहिए और एक वातावरण बनना चाहिए। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जरा ध्यान से देखिए
इस पर हम विस्तार से बाद में बात करेंगे, आज अभी समय कम है, कि वस्तुतः 15 अगस्त 1947 को विभिन्न राष्ट्रीय समूहों में नैतिकता का, संवाद का, आपसी शील का और प्रज्ञा का एक उच्च स्तर था, और धीरे धीरे वो स्तर नीचे होता गया है हर जगह। यानी गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू या उनके विरोध में बाद में लोहिया आदि की जो भाषा है, जयप्रकाश नारायण की जो भाषा है, जो आपस का संवाद है, जो देश में उनका एक दूसरे से टकराव या विरोध हो तो भी उसे व्यक्त करने की जो भाषा है, और उनके जीवन का जो व्यवहार है, उसको देखिए तो वो अच्छा है, संतोषप्रद है, जैसा उस समय समाज का था। इसके बाद क्रमशः घटते गए हैं। यानी आज डॉक्टर हेडगेवार या गुरु गोलवलकर जी से तुलना करें तो संघ में उस स्तर का कोई नहीं है। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल से तुलना करें तो कांग्रेस में वैसा कोई नहीं है। क्रांतिकारियों से अगर तुलना करें तो इस समय तो कोई क्रांतिकारी है ही नहीं, क्योंकि आखिर इस समय भी क्रांतिकारिता की आवश्यकता तो है ही है, पर उसका क्या स्वरूप होगा ये कोई नहीं जानता। अंग्रेजों को भगाना ही एकमात्र क्रांतिकारिता थी, और ये जो अंग्रेजों की नकल वाला ढांचा चल रहा है, इसको नष्ट करना क्रांतिकारिता नहीं है। ये बात अगर फैल गई तो फिर वो क्रांतिकारिता को लेकर भी विचार विहीनता की स्थिति है, ये मानना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कैसे निरर्थक बातें, जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, ये न तो संविधान में कहीं अंकित है, न कोई राजकीय घोषणा है, और किसी नेता ने कह दिया कि वो राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ द नेशन कहा, फिर राष्ट्रपिता कह दिया। फादर का अर्थ तो ये ईसाइयों की भाषा है, चाहे जिसको फादर कह देना, जो थोड़ा बड़ा हुआ और थोड़ा बॉस टाइप हुआ, अथवा किसी चर्च का एक प्रमुख पादरी है तो उसको फादर कह दिया, ये इसके फादर हैं, वो उसके फादर हैं। फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर यानी प्रमुख व्यक्ति या प्रमुख प्रवर्तक भी कहते हैं, पर प्रवर्तक वस्तुतः तो कोई प्रवर्तक होता नहीं है। ज्ञान का प्रवर्तक केवल ब्रह्मा जी हैं और कोई प्रवर्तक नहीं, बाकी सब उसी की किसी एक शाखा की यथा बुद्धि कोई चर्चा करते हैं। इसलिए ये फाउंडर नाम की तो भारत में, हिंदू समाज में कल्पना नहीं है, कोई फाउंडर नहीं है। धर्म का संस्थापक स्वयं ब्रह्मा जी हैं, स्वयं भगवान हैं। पृथ्वी के रक्षक स्वयं विष्णु हैं, क्योंकि ये विष्णु पत्नी है पृथ्वी। तो मनुष्यों के पास केवल इतना बन जाता है कि अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने स्वधर्म का पालन करें, और राजाओं का काम है कि वो राजधर्म का पालन करें। तो ये भाषा ही भारतीय समाज में अनुपस्थित है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो स्तर नीचे लगातार चला गया है, अखबारों में भी देखिए पत्रकारों को कहाँ पर अड़कर दिए हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उसकी तुलना में बाद के जो बड़े बड़े नाम भी बनते हैं उनका क्या स्तर है, प्रभाष जोशी का ही क्या स्तर है, बहुत ही निम्न स्तर है पत्रकारिता में। और जो जिनके नाम ही बदनाम है उनकी तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो जिनका नाम है उनके लिए कह रहे हैं। अब जवाहरलाल नेहरू से चलिए तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब उनसे घट कर हैं, और राहुल का तो कहना ही क्या। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कायदे से तो और बेहतर लोग आने चाहिए। और जनसंघ में भी जो उसके संस्थापक थे वो बहुत बड़े अध्येता लोग थे। उसके बाद अटल जी, दीनदयाल जी, फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे अध्येता रहे, लेकिन धीरे धीरे उसका स्तर तो हल्का ही होता गया है। भाजपा का स्तर, स्वयं अटल जी ने गांधीवादी समाजवाद जैसी निरर्थक बकवास करके राजनीति में एक हल्की पदावली चला दी। कोई मजबूरी होगी, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद सबका साथ सबका विकास, जाहिर है कि ये वैचारिक दृष्टि से कुछ भी द्योतित नहीं करता और खूब चल गया। इसका अर्थ है कि राजनीति में भी वैचारिक स्तर पर लगातार गिरावट आई है, अक्षमता बढ़ी है, और लोक जीवन के व्यवहार के अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ी है। तो विचार का विषय ये होना चाहिए कि समाज में श्रेष्ठ स्तर कैसे रहता है, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही।
मान लिया है कि समाज कोई स्थिर चीज़ है और समाज तो बस है, और समाज में कोई विदेशी आ जाए, कोई दमन करता आ जाए, कोई अधर्मी राजा आ जाए, कोई कुशिक्षा को फैलाने वाला, शिक्षा के नाम पर अज्ञान फैलाने वाला शासक आ जाए, फिर भी समाज समाज ही रहता है। समाजों के शील और प्रज्ञा में भी उत्थान पतन होते हैं, उत्कर्ष और अपकर्ष होता है, गिरावट और ऊंचाई होती है। उसके क्या कारण होते हैं? उसकी कारण मीमांसा पहले विद्वान लोग करते थे, जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं, वो करते थे, आचार्य करते थे। अब ये कोई मीमांसा नहीं है। जो आजकल के आंतेल या इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, वो वस्तुतः यदि भारतीय दृश्य देखें और यूरोपीय दृश्य देखें तो भी दोनों ही कसौटियों पर उसमें से अधिकांश मूर्ख हैं, जड़ हैं, अपवादों की बात नहीं कर रहे हैं। वो जैसे उनको कोई चीज़ दे दी गई है, तरह तरह की समाजशास्त्री ढांचे और अवधारणाएं दे दी गई हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा स्त्रीवाद, दलितवाद, कुछ भी आ जाए, जैसे कि विवेकहीन, बुद्धिहीन, जड़मती, थोड़ी सी बुद्धि में अनुसरण कर रहे हैं, कोई विचार ही नहीं है। समाजवाद शब्द चल गया, मूल लोकतंत्र में समाजवाद नहीं था, फिर समाजवाद आ गया, फिर कह दिया पहले से ही समाजवाद था। समाजवाद कितनी विभत्स, कितनी विकृत, कितनी भयंकर, कितनी घृणित, कितनी पैशाचिक, कितनी नीचता से भरी चीज़ है, कोई बहस ही नहीं, सब समाजवादी हैं। डॉक्टर लोहिया भी अपने को समाजवादी कहना पड़ा, तो क्यों कहना पड़ा? क्या भारतीय समाज तो उस समय समाजवाद शब्द को जानता ही नहीं था। तो इसका अर्थ है कि जो राजनेता लोग हो रहे हैं वो समाज से संवाद नहीं करते, वो आपस में कुछ जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। वो कोई, यद्यपि मैं डॉक्टर लोहिया के बहुत निकट था तो मैंने देखा कि उनके संबंध हमारे श्रेष्ठ महात्माओं से भी थे, शंकराचार्यों से थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी तो उनको परम आत्मीय मानते थे, परम घनिष्ठ मानते थे, अत्यंत आत्मीय, लेकिन फिर भी और संवाद करते थे दोनों। मेरे सामने भी कई बार प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और डॉक्टर लोहिया की बातचीत हुई, बड़ी आत्मीयता से हुई। करपात्री जी से तो हुई, तो करपात्री जी ने तो लोहिया को मना कर दिया। उन्होंने कहा देखो तुमसे समाजवाद नहीं सीखेंगे, जयप्रकाश नारायण तुमसे ज़्यादा जानता है, उससे मेरी बात भी हो गई है, उसका लिखा मैंने पढ़ भी लिया है, तो मुझे समाजवाद मत सिखाओ। लेकिन बात हुई ना, और वो डॉक्टर लोहिया ने सुना और चुप रहे, मुस्कुराते रहे। ये स्तर है। करपात्री जी ने कहा लोहिया से कि राम मनोहर तुम मुझे समाजवाद मत सिखाओ, तुम अभी नए हो, अधकचरे हो, और वो मुस्कुराते रहे। ये स्तर है, विद्वानों के प्रति ये सम्मान है। और अब क्या है? अब तो अगर विद्वान नेताओं के संपर्क में ना आए या उनके थोड़ी खुशामद नहीं करे तो कोई मतलब ही नहीं विद्वत। चलो उसको नहीं, समाज में भी उसे ही जानते हैं जिसे सरकार ने कोई पद दे दिया है, पुरस्कार दे दिया है। कवियों का भी ये हो गया है कि कौन कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है, कविता कैसी है, श्रेष्ठ है, इसका कोई अब निकष भी नहीं बचा सिवाय इसके कि उनको फलाना पद मिला है, ये सम्मान मिला है, वो सम्मान मिला है, भारत भारती मिला है, और कोई भी निराला सम्मान मिला है, तो रांगे राघव सम्मान मिला है, तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला, सरकारों के द्वारा कोई सम्मान मिला है। तो इतना सरकार पर आश्रित भी होते जा रहे हैं और सत्ता में जाने को घटिया भी बता रहे हैं। तो ये वैचारिक अराजकता की दशा कैसे समाप्त हो एक, और इससे भी बढ़कर इस पर चिंतन हो कि समाज का शील, समाज का आचरण, समाज का स्तर कैसे बनता है। और जब समाज का स्तर घटता है तो कैसे हर क्षेत्र में गिरावट आती है। विद्वत्ता में प्रायः गिरावट आ रही है। कोई बड़ा दार्शनिक 15 अगस्त 1947 के बाद उस स्तर का नहीं हुआ जैसे इसके पहले हमारे पास बड़े दार्शनिक थे। कोई राजनीति शास्त्री और समाज शास्त्री तो हुआ ही नहीं, उच्च स्तर का छोड़ दीजिए, मध्य मार्ग का भी, मध्यम स्तर का भी। और राजनेता भी लोकमान्य तिलक की तुलना में गांधी हल्के हैं और गांधी की तुलना में बाद के सारे कांग्रेस के नेता हल्के हैं। ये क्या चल रहा? श्री अरविंद, लोकमान्य तिलक, स्वयं गांधी जी, लाला लाजपत राय, क्या स्तर था और उसके बाद क्या स्तर बचा? तो इसका अर्थ है कि समाज का स्तर ही केंद्र है, वही सार है, वही मर्म है, वही प्रधान है। समाज का स्तर गिरेगा तो विद्या, राजनीति, खेती में भी कोई बड़ा किसान ऐसा रहा होगा, लेकिन ऐसा उसको
शक्ति नहीं बची कि वो विरोध करे कि आप ये संकर बीज, संकर पशु, संकर गाय ये सब क्यों ला रहे हैं। उनके पास शक्ति नहीं रहने दी गई। अन्यथा परंपरागत किसान तो मार डालता आपको, लेकिन वो कैसे मारे, उसको आप फांसी दे देंगे और बदनाम कर देंगे कि देशद्रोही है। और अगर स्वाधीन समाज होता तो तुम हमारी गायों को हटा के संकर गाय ला रहे हो, हम तुमको मार देंगे जान से। इस पे इसको बहुत ऊंचा आदर्श माना जाता कि बदमाशों को मार देंगे। लेकिन अब स्वयं राज्यकर्ता बदमाशी करते हैं। राज्यकर्ताओं ने इतनी बदमाशी की, इसका जैसा चाहिए वैसा प्रखर विरोध भी नहीं हुआ और धीरे धीरे हर पार्टी का, राजनीति का हर क्षेत्र में स्तर नीचे गिरता गया। इसकी पराकाष्ठा ये है कि लोग गांधी के सामने गोडसे को गिनाने लगे। अरे भाई, गांधी से घोर असहमति है, उनके शील से कुछ बातों में असहमति है जब से पता चला, लेकिन पहले तो पता भी नहीं था स्त्रियों वाला पक्ष। और बाकी उनकी भाषा देखिए, उनका स्तर देखिए, उससे गोडसे का क्या लेना देना। गांधी से तुलना करनी है तो सावरकर से करो, तो आप गोडसे से तुलना कर रहे हैं। किसी से किसी की भी तुलना कर देंगे, ये क्या हो रहा है। और दूसरी ओर कम्युनिस्ट हैं जो कहते हैं कि गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और सरकार उनको पकड़ के गिरफ्तार भी नहीं करती, इसको अच्छा मानते हैं। भाई, जो कह रहा है कि हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा हैं, वो घोषणा कर रहा है कि हम हत्याकांड करेंगे और उन सब लोगों को मारेंगे जो गांधी से असहमति रखेगा, उसकी हत्या कर देंगे। तो वो तो निश्चित रूप से, सिद्ध रूप से, प्रामाणिक रूप से अपराधी है, हिंसक है, भयंकर अपराधी है। ऐसा संगठन, ऐसी पार्टी, ऐसे कार्यकर्ताओं को तत्काल बंदी बनाकर जेल में डाल देना चाहिए। समाज में हिंसा फैला रहा है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की अवहेलना कर रहा है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बाधित कर रहा है, कॉमन ब्रदरहुड यानी समान भाईचारे को बाधित कर रहा है। इन सब प्रश्नों पर वो लोग जो संवेदनशील हैं, जिज्ञासु हैं, देश का हित चाहते हैं और जिनमें सामर्थ्य भी है, कुछ तप भी है, उनको सोचना चाहिए। शेष बातें फिर से करेंगे 2-4 दिन के भीतर समय लेकर। आज अभी एक छोटा सा ये कथन कहना था मुझे। नमस्कार।